नमस्कार। देखिए हम लोग टैक्सेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष कर के बारे में बहुत बढ़िया से समझे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारा अप्रत्यक्ष कर होता है, जैसे सर्विस टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। देखिए, यह वैसा कर होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता, बल्कि दूसरा व्यक्ति जो है उसका भुगतान करता है। तो उसी को इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका समझिए कि सरकार जब भी किसी कंपनी पर या फिर किसी व्यक्ति पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो वह व्यक्ति उस टैक्स को नहीं भरता है, बल्कि उसका भुगतान जो है कोई दूसरा करता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है किसी बड़ी कंपनी पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाई, यानी अप्रत्यक्ष कर लगाई, तो वह कंपनी उसका भुगतान नहीं करेगी, वह उपभोक्ता से उस टैक्स को कलेक्ट करके और फिर सरकार को दे देगी। जैसे कि मान लीजिए कि पार्ले जी बिस्कुट है, तो पार्ले जी बिस्कुट जो कंपनी है उस पर सरकार टैक्स लगा दी, भारत सरकार। तो पार्ले जी कंपनी उस टैक्स को सरकार को नहीं देगी, क्योंकि उस बिस्कुट में क्या करेगी कि टैक्स को ऐड कर देगी। मान लीजिए बिस्कुट का खर्चा लगा 4 रुपया, तो उसमें 1 रुपया ऐड कर लेगी और उसका दाम कर देगी 5 रुपया। अब कोई भी ग्राहक उसको खरीदेगा, उपभोक्ता उसको खरीदेगा, तो उसको 5 रुपया पे करना पड़ेगा। जबकि वहाँ पर देखिए कि 4 रुपये बिस्कुट का दाम है और 1 रुपया जो है टैक्स है, और वही टैक्स हमसे जो है कलेक्ट करके और कंपनी जो है वो सरकार को दे देगी। यानी लगा किसी और पर और उसका भुगतान जो है कोई और किया। इसी को इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह वस्तु पर भी लगता है और सेवा पर भी लगता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर जो है बहुत सारा होता है, जैसे सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, सेवा कर सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी, मूल्य वर्धित कर होता है जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसी को वैट कहा जाता है, केंद्रीय बिक्री कर, टोल टैक्स, मनोरंजन कर इत्यादि। ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, इन्हीं सभी को मिलाकर जो है एक कर का रूप दे दिया गया और उसका नाम रखा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी में जो है ये सारे कर जो है शामिल होते हैं। तो देखिए जीएसटी के बारे में हम इसके बाद वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे जो है भर भर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए उसको अलग वीडियो में एक विस्तार से हम लोग समझेंगे। आज के इस वीडियो में ये जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं, हालांकि इन सभी को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। अब ये कुछ हैं कि जो अलग से लगते हैं, बाकी सबको जो है जीएसटी में शामिल किया गया है, लेकिन इनसे अभी भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जो है विस्तार से पढ़ना जरूरी है। तो आइए अब इनको जो है एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सब होते क्या हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी क्या होता है। देखिए यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। पहले समझिए कि आयात और निर्यात होता क्या है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई सामान बेचने के लिए भारत में लाया जाए विदेशों से, तो उसको कहा जाएगा कि आयात हुआ है। अगर कोई भारतीय कंपनी है तो अपना सामान ले जाकर विदेशों में बेचती है, भारत से अगर विदेश में ले जाती है तो उसको कहा जाएगा कि निर्यात हुआ है। तो यही आयात और निर्यात होता है। तो इस पर भी सरकार जो है टैक्स लेती है, भारतीय सरकार, जिसको कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी सीमा से बाहर जाएगा चाहे सीमा के अंदर आएगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, उसी को सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, इस कर को केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है। मतलब यह कर जो है केंद्र सरकार लगाती है और वही इस कर को वसूलती है, लेकिन वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर इसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच बांट दिया जाता है। तो देखिए ये कर जो है केंद्र सरकार लगाती तो है, लेकिन जब इकट्ठा करती है तो वह केवल अपने पास नहीं रखती है, वह राज्यों को भी बांट देती है। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में इसको जो है बांटना पड़ता है केंद्र सरकार को। तो ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और इसका पूछने का रोल यह है कि पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार जो है राज्यों में बांटती है। तो उसमें ऑप्शन रहता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा सीमा शुल्क, और भी बहुत सारा कर है जो आगे आप पढ़िएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीमा शुल्क को जो है 1962 के अधिनियम के तहत लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो कस्टम ड्यूटी है इसको 1962 के अधिनियम के तहत भारत में लाया गया था। अब इसको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। सीमा शुल्क को जो है अब जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। अब ये अलग से नहीं लगता है, जीएसटी में ही यह शामिल है। अब बात आती है कि आखिर भारतीय सरकार जो है सीमा शुल्क लगाती क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे कुछ मेन कारण हैं, कुछ मेन पर्पज हैं। अगर मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी है और वो भारत में लाती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उस पर भारतीय सरकार जो है टैक्स लगा देती है, ताकि वह सामान जो है उस कंपनी का सामान महंगा हो जाए, विदेशी सामान क्या हो जाए, महंगा हो जाए, ताकि उसका भारत में डिमांड कम हो जाए और लोग जो है उसको नहीं खरीदे। इसके पीछे कारण है कि सरकार चाहती है कि जो भारत में वस्तु उत्पादित हो रही है भारतीय कंपनियों के द्वारा, उनका डिमांड ज़्यादा रहे, ताकि जितना उनका डिमांड ज़्यादा रहेगा उतना ही हम लोगों का जीडीपी जो है बढ़ेगा। इस वजह से सरकार जो भी विदेश से वस्तु आता है बेचने के लिए भारत में, तो उस पर सरकार जो है होमचागे टैक्स लगा देती है, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और फिर यह बात आता है, तो आखिर जो भारत का सामान है तो वह विदेश में जाता है बेचने के लिए, तो उस पर भी सरकार टैक्स लगा देती है। अच्छा, क्यों लगाती है? क्योंकि सरकार चाहती है कि कम से कम कोई भी वस्तु भारत से विदेश में जाए बेचने के लिए, जो भारतीय वस्तु है, ताकि अगर मान लीजिए कि सारा वस्तु चली जाएगी विदेश में बेचने के लिए, तो फिर भारत में बचेगा क्या। इसलिए सरकार उस पर भी क्या करती है कि टैक्स लगा देती है कि जो कंपनी, जो व्यक्ति जो है भारत से वस्तु को ले जाकर विदेशों में बेचता है उस पर, ताकि भारत में जो है संतुलन बना रहे और भारत के लोग ही उस प्रोडक्ट को जो है यूज करें, जिससे कहा जाता है कि स्वदेशी यूज करिए, मतलब भारत का जो प्रोडक्ट बना है उसी का क्या करिए, यूज करिए, ठीक है। इसलिए सरकार उस पर भी टैक्स लगाती है। अब आइए हम समझते हैं सेवा कर यानी सर्विस टैक्स के बारे में। देखिए, यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है जो सेवा प्रदान करने के बदले ली जाती है सरकार के द्वारा, उसी को सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। सेवा जो है बहुत तरह का होता है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, तो यह जो है सेवा करने के बदले जो है पैसे लेते हैं और उनसे सरकार लेती है, तो उसको सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कुरियर हो गए। कुरियर कहने का मतलब जो भी हमारे घर जो है पार्सल पहुंचाते हैं, चिट्ठी पहुंचाते हैं, ये तो इनको कुरियर कहा जाता है। प्रचार हो गया, कोई भी न्यूज़ हो गया, न्यूज़ चैनल वाला, न्यूज़पेपर, ये सब जो है सेवा करते हैं, तो सेवा के बदले कुछ पैसे लेते हैं और उनसे जो है सरकार टैक्स लेती है, जिसको सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे भी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है, मतलब केंद्र सरकार इस टैक्स को लगाती है और वही जो है इसको वसूलती है। लेकिन वित्त आयोग के सिफारिश पर इसे केंद्र एवं राज्यों में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सेवा कर को जो है केंद्र सरकार वसूल तो लेती है, लेकिन उसको जो है आधा राज्यों में बांट देती है और आधा अपने पास रखती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और किसके सिफारिश पर बांटती है? तो वित्त आयोग के सिफारिश पर, ठीक है। और हम इसके इसी वीडियो में जो है लास्ट में हम देख लेंगे कि कौन सा कर जो है केंद्र सरकार वसूलती है और कौन सा कर को केंद्र सरकार राज्यों के साथ बांटती है, हम एक ही स्लाइड में देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यह पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है सेवा कर लगाने एवं वसूलने संबंधित नीति तैयार करता है। मतलब जो सेवा कर है, कैसे सेवा कर लगाया जाएगा, कैसे वसूला जाएगा, इन सब जो है नीति तैयार करना होता है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का काम होता है ये सब, ठीक है। अब इसको भी जीएसटी में शामिल कर दिया गया है सर्विस टैक्स को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये अलग से नहीं लगता है, जीएसटी में ये शामिल हो गया है। देखिए, सेवा कर को 2003 में 88वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र सूची में जोड़ा गया। इसके पहले यह अवशिष्ट सूची का विषय था। इसको समझना जरूरी है कि सेवा कर को जो है 2003 में 88वां संविधान संशोधन करके केंद्र सूची में जोड़ा गया था, लेकिन उससे पहले जो है यह अवशिष्ट सूची का विषय था। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो है 12 अनुसूची दिया गया है, और उस 12 अनुसूची में जो 7वें नंबर का अनुसूची है उसमें 3 सूची दिया गया है, यानी 3 लिस्ट है। एक है केंद्र सूची
और दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो देखिए केंद्र सूची में वैसे विषयों को रखा जाता है जिसके तहत जिससे संबंधित जो है केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, उसको केंद्र सूची में रखते हैं। और वैसे विषयों को राज्य सूची में रखा जाता है जिसमें जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसको रखा जाता है। और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा जाता है जिसमें दोनों जो है नियम कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तो उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन्हें तीनों में नहीं रखा जा सकता, ना केंद्र में, ना राज्य में और ना ही समवर्ती में, तो उसे जो है अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। ठीक है, उसी को अवशिष्ट सूची कहते हैं। तो इसी अवशिष्ट सूची में सेवा कर को रखा गया था 2003 से पहले, लेकिन 2003 में जो है 88वां संविधान संशोधन किया गया और जो सेवा कर है उसको अवशिष्ट सूची से निकालकर केंद्र सूची में रख दिया गया। यानी इसका मतलब हुआ कि सेवा कर से संबंधित जो भी नियम कानून होगा अब वो जो है केंद्र सरकार बनाएगी। उसके बाद हम समझते हैं उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। देखिए यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर ही है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर। मतलब देश के अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उस पर जो है केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है। जो भी वस्तुएं हैं कंपनी या फिर कारखानों में तैयार होती है और तैयार होके निर्माण होके जैसे ही बाहर निकलती है वैसा ही इस पर जो है केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क ले लिया जाता है। यानी एक्साइज ड्यूटी का ऑफिस होता है सभी कंपनियों के बाहर, और जैसे ही सामान बनकर बाहर निकलता है तो उस पर जो है टैक्स लगा दिया जाता है और उस टैक्स को इकट्ठा करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उत्पाद शुल्क जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एक होता है राज्य उत्पाद शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन पर जो शुल्क लगाया जाता है उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है अब जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, लेकिन कुछ ही वस्तुओं पर अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क लिया जाता है। जैसे में डीजल, पेट्रोल, इन पर आज भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, इन पर जो है जीएसटी लागू नहीं है। हालांकि उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु हैं जिन पर उत्पाद शुल्क आज भी लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। जैसे डीजल, पेट्रोल पर इन पर उत्पाद शुल्क लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है राज्य उत्पादक शुल्क, यानी राज्य सरकार जो है सभी वस्तुओं के उत्पादन पर शुल्क नहीं लेती है, कुछ मादक पदार्थों के उत्पादन पर ही शुल्क लेती है। जैसे नशीले पदार्थ जो भी हो गए, मादक पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, गांजा, तो इन सब पर जो है राज्य सरकार केवल उत्पाद शुल्क ले सकती है। बाकी किसी भी तरह के वस्तु के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार नहीं ले सकती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। उत्पाद शुल्क को केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, लेकिन वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र एवं राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। याद रखिएगा कि उत्पाद शुल्क को भी जो है राज्यों के साथ बांटा जाता है, जो कि केंद्र सरकार बांटती है। उत्पाद शुल्क से संबंधित नीति तैयार करने का काम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड करता है। यानी जो भी नीति इससे संबंधित होगा उसको तैयार करेगी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं वैट क्या होता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको मूल्य वर्धित कर के नाम से जाना जाता है। यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक उसमें जोड़े गए मूल्यों पर लगता है। मतलब वस्तु का जब उत्पादन होता है और जब उसका बिक्री होता है, उसके बीच में जितने भी उसमें पैसा को ऐड किया जाता है, मूल्य को ऐड किया जाता है, उसी ऐड हुए पैसे पर सरकार जो है टैक्स लेती है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता है, यानी वैट के नाम से जाना जाता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो एकदम से तैयार नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए बिस्कुट का, तो बिस्कुट जो है वो एकदम से तैयार नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके बिस्कुट प्राप्त होगा। जैसे खेत से जो है गेहूं को काटा जाएगा, गेहूं को काट के उसको दौनी किया जाएगा, यानी सफाई उफाई किया जाएगा, उसके बाद गेहूं का दाना प्राप्त होगा, फिर उसको पीस कर आटा बनाया जाएगा, फिर आटा से बिस्कुट बनेगा। तो ये सब इतने प्रोसेस से गुजरते हैं तब जाके हमें बिस्कुट प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस से गुजरा जाता है किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसका दाम यानी मूल्य जो है बढ़ता चला जाता है, और वही बढ़े हुए मूल्य पर जब सरकार लेती है
टैक्स, तो उसको जो है वैट कहा जाता है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि कपड़ा है, तो कपड़ा एकदम से तो तैयार नहीं होगा, उसके लिए पहले रेशा आएगा, रेशा से धागा बनेगा, फिर धागा से कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा पर जो है कलर किया जाएगा, डिजाइन वगैरह किया जाएगा, तब जाके कपड़ा तैयार होता है। तो मान लीजिए कि कोई किसान है, वह रेशा का उत्पादन किया और उसको उत्पादन करने में कुल 10,000 रुपया खर्च आया। ये उदाहरण है, आप इसको समझ सकते हैं। तो उसको जो है रेशा के उत्पादन करने में 10,000 खर्च आया किसान को। तो क्या वो किसान उस रेशा को 10,000 में बेचेगा? नहीं बेचेगा। उस पर अपना कुछ पैसा जो है ऐड करेगा, क्योंकि उसको मुनाफा भी चाहिए और उसको सरकार को टैक्स भी देना है। तो उसमें अपना पैसा जो है ऐड करेगा। मान लीजिए कि वह जो है उसमें 5,000 ऐड कर दिया, तो अब उसका दाम कितना हो गया? कुल 15,000 हो गया। 10,000 उसका खर्चा है, 5,000 उसमें ऐड कर दिया है, तो वो 15,000 हो गया। अब सरकार देखेगी कि किसान का जो है 10,000 खर्चा है और 5,000 इसने जो है इसमें ऐड किया है, इसका मतलब हमें 5,000 पर टैक्स लेना है। तो जो किसान ऐड किया है उसी पर सरकार टैक्स ले लेगी, 5,000 पर। तो उसी को कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब किसान जो है उस रेशा को धागा बनाने वाली कंपनी से बेच दिया, क्योंकि रेशा से धागा बनेगा, तो धागा बनाने वाली कंपनी ही इस रेशा को खरीदेगी। तो धागा बनाने वाली कंपनी उस रेशा को 15,000 में खरीद ली। ठीक है, अब उस रेशा से वह धागा बना दी। अब बताइए, धागा बनाने में भी उसको खर्च आएगा। तो मान लीजिए उसको खर्च आ गया 15,000 रुपया। 15,000 में रेशा खरीदा था और 15,000 रुपया और लग गया धागा बनाने में। टोटल खर्चा उसका कितना हो गया? 30,000 रुपया हो गया। अब जरा सोचो कि क्या वो 30,000 में उसको बेचेगा? नहीं बेचेगा, उसमें अपना वैल्यू ऐड करेगा। मान लीजिए वह जो है 10,000 ऐड कर दिया, अब 30,000 हो गया खर्चा, 10,000 ऐड किया, अब हो गया 40,000। यानी धागा बनाने वाली कंपनी जब भी अब बेचेगी तो उसको 40,000 में बेचेगी। अब सरकार देखेगी कि कितना रुपया ऐड किया है धागा बनाने वाली कंपनी, तो पता चलेगा 10,000। तो उसी 10,000 पर जो है सरकार टैक्स लेगी, जिसको वैट टैक्स के नाम से कहा जाता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। जितना वैल्यू ऐड की है उसी पर टैक्स ले लेगी सरकार। ठीक है, अब धागा बनाने वाली कंपनी जो है 40,000 में उस धागा को बेच दी कपड़ा बनाने वाली कंपनी से, क्योंकि धागा से अब कपड़ा बनेगा। तो कपड़ा बनाने वाली कंपनी 40,000 में उस धागा को खरीद ली और उससे कपड़ा बनाई। तो कपड़ा बनाने में उसको लग गया 60,000 रुपया। अलग से कितना लग गया? 60,000। तो 40,000 में खरीदी थी धागा को, 60,000 लगाकर कपड़ा बना दी। अब उसका कितना खर्च हो गया? तो टोटल हो गया 1,00,000 रुपया खर्च। अब बताइए कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर को कपड़ा बनाने वाली कंपनी 1,00,000 में बेचेगी? नहीं बेचेगी, उसमें अपना फायदा रखेगी, यानी टैक्स रखेगी, तब जाके उसको बेचेगी। तो उसमें मान लीजिए कि वो 20,000 रुपया जो है ऐड कर दिया। तो 1,00,000 खर्चा था, 20,000 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 1,20,000। सरकार देखेगी कि अच्छा कितना ऐड किए हैं? 20,000। तो उस 20,000 पर जो है सरकार टैक्स लेगी, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक जितना भी इसमें मूल्य जोड़ा गया है, उन सभी पर सरकार जो है टैक्स ले ली। इसी को वैट टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्पादन से लेकर वितरण तक प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वृद्धि पर वैट लागू किया जाता है। वैट को भारत में 1 अप्रैल 2003 को लागू किया गया, एल.के. झा समिति के सिफारिश पर। इसको ध्यान रखिएगा। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले वैट को अपनाया था तथा सबसे अंत में 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाया था। यानी सबसे पहले वैट को किस राज्य ने अपनाया था? तो हरियाणा सरकार ने, और सबसे अंत में तो यूपी सरकार ने। ध्यान रखिएगा, वैट अब जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। अब यह अलग से नहीं लगता है, यह जीएसटी में ही सम्मिलित है। ठीक है, अब आइए हम सबसे अंतिम समझते हैं बिक्री कर, यानी सेल टैक्स। इसी को व्यापार कर के नाम से जाना जाता था। यह अंत में लगाया जाता था जब उपभोक्ता से किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता था, तब जो है बिक्री कर लगाया जाता था। मतलब जब भी किसी सामान को उपभोक्ता से बेचा जाता था, उस वक्त जो है बिक्री कर सरकार के द्वारा लगाया जाता था, जिसको सेल टैक्स के नाम से जाना जाता था। यह कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास था और केंद्र सरकार के भी पास था। केंद्र सरकार जब यह कर लगाती थी तो उसको केंद्रीय बिक्री कर कहा जाता था, और जब राज्य सरकार कर लगाती थी तो उसको केवल बिक्री कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
अब जो है बिक्री कर को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जीएसटी लागू जैसे हुआ तो बिक्री कर को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि देखिए बिक्री कर जो है केवल उपभोक्ता से वसूला जाता था, मतलब जब आप खरीदने जाइएगा तो आप उपभोक्ता हो गए तो उसी वक्त जो है बिक्री कर लिया जाता था, यानी केवल उपभोक्ता से लिया जाता था। लेकिन जो वैट था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वह सभी से लिया जाता था, यानी दोनों से, उत्पादक से भी और उपभोक्ता से भी। इसलिए कहा गया कि बिक्री कर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति से टैक्स ले रहा है और वैट जो है वो दोनों से ले रहा है, उत्पादक से भी ले रहा है और उपभोक्ता से भी ले रहा है, तो वैट को रहने देते हैं। तो वैट को रहने दिया गया और बिक्री कर को ख़त्म कर दिया गया और वैट को जीएसटी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब ये हम आगे देखते हैं कि कौन सा कर जो है केंद्र सरकार लगाती है और कौन से कर केंद्र सरकार राज्यों के साथ बांटती है, उसका लिस्ट देखते हैं एक ही स्लाइड में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए इनकम टैक्स जो है इसको केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और इसको जो है राज्यों के साथ बांट देती है, यानी इनकम टैक्स में दोनों का हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है निगम कर। निगम कर को भी केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, लेकिन इसका विभाजन नहीं करती है, यानी राज्यों को बांटती नहीं है, केवल ये केंद्र सरकार के पास ही रह जाता है कॉरपोरेट टैक्स यानी निगम कर। उसके बाद सीमा शुल्क है, इसको भी जो है केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और राज्यों के साथ बांट देती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लेती है इसमें से। उसके बाद सेवा कर है, सेवा कर को भी केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और दोनों में हिस्सा लगा दिया जाता है। उसके बाद उत्पाद शुल्क है, इसको भी केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बांट दिया जाता है उत्पाद शुल्क को, यानी एक्साइज ड्यूटी को। उसके बाद मनोरंजन कर है, इसको जो है राज्य सरकार इकट्ठा करती है, ध्यान रखिएगा, मनोरंजन कर को राज्य सरकार इकट्ठा करती है और इसका विभाजन नहीं करती है, राज्य सरकार ही अपने पास रख लेती है। कृषि आय कर है, इसको जो है राज्य सरकार ही इकट्ठा करती है और इसका भी विभाजन नहीं करती है, यानी अपने पास ही रख लेती है राज्य सरकार। उसके बाद स्टाम्प शुल्क है, इसको जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार जो है इसको लेती है। ध्यान रखिएगा कि स्टाम्प शुल्क को केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्य सरकार वो अपने पास रखती है, केंद्र सरकार को नहीं देती है, जबकि लगाती केंद्र सरकार है। ठीक है, तो ये जो है एक ही स्लाइड में है, इससे आपको आसानी होगा याद करने में और क्वेश्चन को बनाने में। अब आइए हम समझते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, अधिभार यानी सरचार्ज क्या होता है। देखिए यह जो है एक अतिरिक्त शुल्क होता है जो कर के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? तो कर के ऊपर लगता है। यह उन व्यक्तियों एवं कंपनियों पर लगता है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से अधिक है। मतलब जो भी कंपनी की चाहे कोई व्यक्ति का अगर इनकम साल में 50 लाख से अधिक है तो उसके ऊपर सरकार जो है सरचार्ज थोप देती है। ठीक है, ये सरकार ऐसे ही लगा देती है, इसका कोई मेन पर्पज नहीं होता है कि किस लिए लगाया गया है, किस उद्देश्य से लगाया जाता है। सरकार कहती है कि आप ज़्यादा कमाते हैं तो इसलिए आप पर लगाया गया, यानी जिसका भी इनकम 50 लाख से अधिक है साल भर के अंदर तो उस पर सरचार्ज सरकार लेती है। ठीक है, इसका सरकार जो है एक लिस्ट दी है कि किस पर जो है कितना सरचार्ज लिया जाएगा परसेंटेज में। एक तरफ देखिए कि लिखा है टोटल इनकम और दूसरे तरफ लिखा है सरचार्ज यानी अधिभार। अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपसे सरकार जो है 10% सरचार्ज लेगी। अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में इनकम है सालाना तो 15% लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% लगेगा। अगर आप साल भर के अंदर 5 करोड़ से अधिक का कमाई करते हैं तो आप पर जो है 37% सरचार्ज लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे जब हम इनकम टैक्स निकालेंगे तो उसमें ये सब काम आएगा। अब हम समझते हैं कि शेष क्या होता है, यानी उपकर क्या होता है। तो देखिए यह भी अधिभार की तरह होता है। इसे सरकार किसी मेन उद्देश्य के लिए लेती है, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। सरकार जो है देश के अंदर जो भी अधिक कमाता है उस पर जो है उसके टैक्स पर सरकार शेष लगा देती है, यानी उपकर लगा देती है। ठीक है, जैसे यह वर्तमान में जो है अभी 3% है, इसे भी कर के ऊपर लगाया जाता है। मतलब जो भी आपका कर निकलेगा उसका जो है 3% आपको अधिक देना पड़ेगा, उसी को उपकर यानी शेष कहा जाता है। तो ये जो है सब पर नहीं लगता है,
जो नॉर्मल कमाता है उस पर नहीं लगता है, लेकिन जो 50 लाख से अधिक कमाता है उस पर जो है सरचार्ज लगा दिया जाता है और उपकर लगा दिया जाता है कि आप अधिक कमा रहे हैं तो देश में शिक्षा को, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आपका भी योगदान होना चाहिए। तो आप अपने जो भी टैक्स है उसका 3% दे दीजिए, उसी को सेस कहा जाता है जो कि सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति का इनकम टैक्स कैसे निकाल सकते हैं जो अधिक कमाता है उसका। तो देखिए, आपको पता है कि हाल फिलहाल में बजट जब पेश किया गया तो उसमें नया एक टैक्स स्लैब दिया गया जो कि इस प्रकार है कि अगर आप 0 से 4 लाख कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। साल भर के अंदर अगर कमाते हैं 4 लाख तो ठीक है, 0% है, नील है। ठीक है, अगर आप 4 से 8 लाख कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख कमाइएगा तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप सालाना 24 लाख से अधिक कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा सरकार को। तो ये था टैक्स स्लैब में। यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि इधर देखिएगा कि 4-4 लाख जो है ऐड किया गया है। 0 से 4 लाख पर 0%, फिर 4 लाख ऐड किया गया, 4 से 8 हुआ, फिर 4 लाख ऐड किया गया, 8 से 12 हुआ, फिर 4 ऐड किया गया, 12 से 16 हुआ। मतलब इधर 4-4 लाख ऐड किया गया है और इधर परसेंटेज में देखिएगा कि 5-5% जो है बढ़ाया गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपका इनकम जो है 4,30,000 है, साल भर में आप कमाए, तो आप कितना टैक्स दीजिएगा? तो देखिए, पहला है कि 4 लाख पर तो आपको 0% टैक्स देना है। तो आप 4,30,000 कमाए हैं तो उसमें से 4 लाख पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है और बचा 30,000। तो उस 30,000 पर आप कितना टैक्स दीजिएगा? तो दूसरे नंबर पर देखिए, 4 लाख पर तो 0 है तो एगो चला गया, दूसरा बचा 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया दूसरे नंबर पर आ गया, यानी 5%, यानी 30,000 का 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है टैक्स को निकाला जाता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ जिससे आप निकालिएगा तो कैसा भी पैसा हो उसका आप इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। जैसे ये मेथड है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम जो है 7,90,000 रुपया है सालाना, मतलब साल में वो 7,90,000 रुपया कमा रहा है, तो वो सरकार को कितना टैक्स देगा? देखिए, जो भी पैसा व्यक्ति का होगा उसको आप 4-4 लाख में डिवाइड करिएगा। पहला रूल यही है कि जितना भी पैसा होगा किसी भी व्यक्ति का उसको आप 4-4 लाख में डिवाइड करिएगा, जितना हो जाए उतना कर दीजिएगा। तो देखिए, ये 7,90,000 रुपया है तो ये एक ही बार 4 लाख में डिवाइड होगा, एक बार 4 लाख और दूसरा होगा 3,90,000। हो गया डिवाइड। तो जो 4 लाख शुरुआत का है उस पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि 0% टैक्स है 4 लाख तक। तो इस 4 लाख पर कितना परसेंट टैक्स हो जाएगा? 0%, यानी 0 रुपया टैक्स हो जाएगा। तो 4 लाख, 7,90,000 में से 4 लाख चला गया, बचा 3,90,000। अब इस 3,90,000 पर जो है ये 4 लाख से अधिक है, तो जो 4 लाख से अधिक कमाएगा वो 5% देगा। 4 लाख से अधिक और 8 लाख से कम तो वो कितना परसेंट टैक्स देगा? 5%। तो 4 लाख से अधिक है 3,90,000, तो इस 3,90,000 पर 5% टैक्स लगेगा। तो 3,90,000 का जब हम 5% निकालते हैं तो आता है 19,500, यानी उसको जो है टोटल जोड़ देंगे टैक्स को तो जीरो, तो ये तो जीरो है और ये 19,500, यानी 19,500 उसको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। आइए अनेकों उदाहरण से इसको समझते हैं और मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आइए हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम जो है 12,60,000 रुपया है। ठीक है, वो सालाना जो है 12,60,000 रुपया कमा रहा है। तो इन सभी पैसा को जो है आप 4-4 लाख में डिवाइड करिए, जितना बार हो जाए। तो देखिए, एक बार 4 लाख, दूसरा बार भी 4 लाख, तीसरा बार भी 4 लाख, 4 12 लाख रुपया हो गया और बचा 60,000। तो एक बार हो गया 60,000। इन टोटल को जोड़िएगा तो 12,60,000 हो जाएगा। ये डिवाइड कर दिए। अब देखिए, टैक्स स्लैब में जो भी परसेंटेज है उन सभी परसेंटेज को शुरुआत से लगाते चल जाइए। पहले नंबर पर 0% है तो इस पहला 4 लाख है इस पर 0% लगाइए। दूसरे नंबर पर टैक्स स्लैब में 5% है तो इस दूसरा का 4 लाख पर भी 5% लगाइए।
टैक्स स्लैब में तीसरे नंबर पर कितना है, 10% है, तो तीसरा का 4 लाख पर भी 10% लगाइए। चौथे नंबर पर टैक्स स्लैब में कितना है, 15% है, तो जो ये 60,000 है 4 नंबर पर, इसमें भी जो है 15% लगाइए और कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला 4 लाख पर 0% लगाएंगे, 0 रुपया होगा, यानी कोई टैक्स इसमें नहीं देना है। दूसरा 4 लाख का 5% 20,000 रुपया होता है। तीसरा 4 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000 रुपया। और 60,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपया। टोटल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 69,000 रुपया। यानी अगर कोई व्यक्ति है 12,60,000 रुपया साल भर में कमा रहा है, तो वह सरकार को जो है 69,000 रुपया टैक्स के रूप में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उनका इनकम है 24 लाख, यानी साल में वो 24 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो वह कितना इनकम टैक्स देंगे। देखिए 24 लाख को जो है आप जितना बार हो सके उसको 4-4 लाख में डिवाइड कर दीजिए। तो ये 24 लाख जो है ये 6 बार 4-4 लाख में डिवाइड होगा, आपको पता है क्योंकि 6 चौका 24 होता है, तो ये 4-4 लाख में डिवाइड हो गया 6 बार। ठीक है, अब देखिए जो भी टैक्स स्लैब में परसेंटेज दिया है उन सभी परसेंटेज को इस पर जो है लगाते चल जाइए लाइन से। पहला पर 0%, दूसरा पर लगाएंगे 5%, तीसरा पर लगाएंगे 10%, चौथा पर 15% और पांचवा पर लगाएंगे 20% और छठा पर लगाएंगे 25%। और कैलकुलेट करेंगे, जितना होगा उसको जोड़ देंगे, निकल जाएगा इनकम टैक्स। तो पहला 4 लाख का 0% 0 रुपया होगा, दूसरा 4 लाख का 5% निकालेंगे तो 20,000 रुपया होगा, तीसरा 4 लाख का अगर 10% निकालते हैं तो 40,000 होगा, और चौथा 4 लाख का 15% निकालेंगे तो 60,000 होगा, पांचवा 4 लाख का 20% निकालेंगे तो 80,000 रुपया होगा, और छठा 4 लाख का हम 25% निकालेंगे तो 1 लाख रुपया होगा। तो ये सारे टैक्स हो गए जो कि व्यक्ति को भरना है, और इन सबको जो है जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 3 लाख रुपया आएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है 24 लाख साल भर के अंदर कमा रहा है, तो वह सरकार को टैक्स के रूप में 3 लाख रुपया देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आइए एक लास्ट उदाहरण देखते हैं और उससे जो है आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उनका इनकम सालाना जो है 1 करोड़ रुपया है, वह 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो वह सरकार को कितना टैक्स देंगे, आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी आप पढ़ें कि कोई व्यक्ति अगर 24 लाख तक कमाता है, नेट 24 लाख तक, तो उसको जो है 3 लाख रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो जो 1 करोड़ कमा रहा है उसमें भी तो 24 लाख आ जाएगा, यानी जो 1 करोड़ है उसमें से 24 लाख तक वह 3 लाख रुपया जो है सरकार को दे देगा, बचा 76 लाख रुपया। यानी अगर वह 24 लाख से अधिक कमा रहा है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो 24 लाख तक वो 3 लाख रुपया टैक्स देगा, और 24 लाख के बाद जितना होगा उस पर उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कमा रहा है 1 लाख रुपया, उसमें से हम 24 लाख घटा देंगे, क्योंकि 24 लाख तक वो तो 3 लाख दे ही देगा, तो 24 लाख घटा देंगे 1 करोड़ में से, तो कितना आएगा, 76 लाख रुपया। यानी उसको अब 76 लाख पर 30% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो जब हम 76 लाख का 30% निकालते हैं तो कितना आएगा, 22,80,000 रुपया आएगा टैक्स के रूप में। यानी उसको 76 लाख का 22,80,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, और 24 लाख तक 3 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 22,80,000 और 3 लाख रुपया, तो कितना आ जाएगा, 25,80,000। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो वह सरकार को जो है इनकम टैक्स के रूप में 25,80,000 रुपया जो है वह दे देगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए वह तो 50 लाख से अधिक कमा रहा है, यानी 1 करोड़ कमा रहा है, तो आप सरचार्ज और शेष पढ़े हैं। तो सरचार्ज क्या कहता है कि अगर आप 50 लाख से अधिक कमाइएगा तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, और उसका भी एक लिस्ट था कि अगर आप 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये तो 1 करोड़ कमा रहा है, इसका मतलब इस पर 10% जो है शेष चार्ज लगेगा।
तो देखिए, और सरचार्ज जो है किस पर लगता है, जो इनकम टैक्स निकला है उस पर। तो ये जो है इनकम टैक्स भर रहा है 25,80,000 रुपया। तो इस 25,80,000 ये टैक्स है, इसी पर 10% लगेगा सरचार्ज। यानी 25,80,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो वह आएगा 2,58,000 रुपया। कितना आएगा, 2,58,000 रुपया। तो देखिए, इनकम टैक्स उसका हो गया 25,80,000 और सरचार्ज हो गया 10%, यानी 2,58,000। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल टैक्स, 28,38,000 रुपया। यानी सरचार्ज लेकर 28,38,000 रुपया हो गया उस व्यक्ति का टैक्स। ठीक है, अब बचा है शेष। तो शेष जो है सरकार 3% लेती है, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चा करती है। तो शेष भी टैक्स पर लिया जाता है, जो टैक्स निकाला गया है सरचार्ज लेकर। तो सरचार्ज लेकर टैक्स कितना है, 28,38,000 रुपया है। तो इस 28,38,000 का 3% शेष लिया जाएगा। तो 28,38,000 का जब हम 3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 85,140, 85,140 रुपया। ठीक है, तो ये जो है 85,140 रुपया शेष है। ठीक है, यानी उपकर है। और टोटल सरचार्ज लेकर टैक्स कितना था, 28,38,000। 28,38,000 में 85,140 रुपया का जब हम ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स निकलेगा 28,46,514 रुपया। ठीक है, यानी जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमाएगा सालाना, तो उसको जो है सरकार को 28,46,514 रुपया के रूप में टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, यानी लगभग 30 लाख रुपया जो है वो सरकार को दे देगा। तो ये जो है इस तरह से इनकम टैक्स को निकाला जाता है, जो कि आप समझ गए। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा कर यानी कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट कहा जाता है, यह लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। मतलब उत्पादन के अंतिम बिक्री तक जो है मूल्यवर्धित टैक्स को लगाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। बताना है कि इसमें से कौन है जो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिक्री कर को जो है अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करता है। मतलब वित्त मतलब होता है पैसा, पैसा का बंटवारा कौन करता है। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच पैसा को बांटा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित आय के साधनों में से कौन केवल केंद्र सरकार के लिए होता है। इसमें से कौन है जो केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निगम कर। आपको पता है कि निगम कर केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और अपने पास ही रख लेती है, राज्यों को नहीं देती है। लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर नीति। कर नीति जो है यही राजकोषीय नीति का ये भाग है। ठीक है।